नमस्कार। आज 30 अक्टूबर 2025 है और हम यहाँ भारतीय शेयर बाजार में आज जो भी हुआ उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कई सारे सोर्सेज हैं आज के बाजार के आंकड़े, खबरें, तकनीकी चार्ट्स। हम कोशिश करेंगे कि इसका एक सार निकाल सकें। हाँ, कोशिश रहेगी कि एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर सकें। तो आज का हमारा मकसद है ये देखना कि बाजार में मुख्य हलचल क्या रही, कौन से सेक्टर चले, कौन से नहीं, और निवेशकों के लिए इसके क्या संकेत है। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। तो दिन की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई थी, है ना? अमेरिकी टेक कंपनियों के नतीजों का असर था शायद। बाजार ऊपर खुला। हाँ, शुरुआत तो गैप अप से हुई थी। अमेरिकी टेक कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर थे, तो उसका एक पॉजिटिव असर सुबह देखने को मिला। लेकिन वो तेजी टिक नहीं पाई। दिन चढ़ते चढ़ते मुनाफा वसूली हावी हो गई और बाजार लगभग वहीं बंद हुआ जहां कल था। सही कहा आपने। ये जो शुरुआती बढ़त थी वो कायम नहीं रह सकी। इसका मुख्य कारण था महीने की डेरिवेटिव्स एक्सपायरी का नजदीक होना। अच्छा, एक्सपायरी फैक्टर। हाँ, होता क्या है कि एक्सपायरी से ठीक पहले जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में तेजी की पोजीशन बनाई होती है, वो ऊंचे स्तरों पर अपना मुनाफा काटना पसंद करते हैं। तो आज वही हुआ, एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना। समझ गई। तो ये एक्सपायरी का दबाव था, पर क्या कोई घबराहट जैसा माहौल था? वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स वो भी थोड़ा ऊपर गया था आज। हाँ, इंडिया विक्स में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई, करीब 2-3% की, लेकिन इसे हम कोई बड़ी घबराहट का संकेत नहीं मानेंगे। अच्छा। जी, एक्सपायरी वाले हफ्ते में विक्स का थोड़ा बढ़ना सामान्य बात है। ओवरऑल सेंटिमेंट देखिए तो वो अब भी सतर्कता के साथ सकारात्मक ही है। मतलब ये कि बाजार में गिरावट आने पर खरीदारी लौट आती है। लोग डिप्स को खरीदने के मौके की तरह देख रहे हैं। पैनिक सेलिंग नहीं है। ये गिरावट पर खरीदारी वाला मूड तो काफी टाइम से है। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स का क्या असर रहा आज? दुनिया भर के बाजारों से कैसे संकेत थे? देखिए, ग्लोबल संकेत मिली-जुले ही थे। कोई बहुत बड़ा ट्रिगर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं था। ओके। अमेरिका में टेक नतीजे तो अच्छे थे, पर साथ ही निवेशकों में ये भी सोच बन रही है कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरें उतनी जल्दी ना घटाएं जितनी उम्मीद थी। अच्छा। तो थोड़ी सावधानी वहां भी थी। अच्छा, और एशिया, यूरोप? एशिया में जापान लगभग सपाट था। चीन में प्रॉपर्टी के कमजोर आंकड़ों का थोड़ा असर देखा, वहां बाजार नीचे था। यूरोप की शुरुआत हल्की पॉजिटिव थी, तो कुल मिलाकर बाहर से कोई खास दिशा नहीं मिल रही थी आज। ठीक है, तो मतलब आज की कहानी ज्यादातर अंदरूनी फैक्टर्स की ही थी, एक्सपायरी, मुनाफा वसूली। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्टर्स। कौन से क्षेत्र आज चमके और कौन पीछे रह गए? यहाँ से बाजार का मूड ज्यादा साफ पता चलता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आज बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी मजबूती दिखी। अच्छा, क्यों? वो अच्छी बनी हुई है। और दूसरा, कई बैंकों की मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है उसमें उन्होंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम के स्थिर रहने की बात कही है। निम यानी मुनाफे का मार्जिन। हाँ, तो ये दोनों बातें निवेशकों का भरोसा बढ़ाती हैं, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छा रुझान था। और सरकारी कंपनियां, पीएसयू स्टॉक्स का क्या हाल था? इनकी तो आजकल खूब चर्चा है। हाँ, पीएसयू स्टॉक्स यानी सरकारी कंपनियां, उनमें आज भी अच्छा मोमेंटम बना रहा। इसका क्या कारण लग रहा है? इसका सीधा कनेक्शन है आने वाले बजट से जुड़ी उम्मीदों से। निवेशकों को लग रहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर अपना खर्चा, जिसे कैपेक्स कहते हैं, वो बढ़ाएगी और इसका फायदा सीधा इन सरकारी कंपनियों को मिलेगा। तो बजट की उम्मीदें अभी से ही असर दिखा रही हैं। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद में इनमें खरीदारी चल रही है। दिलचस्प है। और कोई सेक्टर जो मजबूत रहा? एसी से जुड़े हुए रेलवे और रक्षा क्षेत्र के स्टॉक्स भी फोकस में थे। इन कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हाँ, वो खबरें तो आ रही हैं। जैसे RVNL है, BEL है। इनकी ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, जो निवेशकों को पसंद आ रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा सेक्टर में भी थोड़ी हलचल थी। क्यों, कोई खबर? हाँ, सरकार की तरफ से नई पॉलिसी या फंडिंग को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उसका असर था। ठीक है, तो ये तो हुई मजबूती की बात। अब ये बताइए कि कमजोरी कहाँ दिखी, कौन से सेक्टर दबाव में थे? आज सबसे ज्यादा दबाव दिखा IT सर्विसेज सेक्टर पर। IT पर? क्यों? दो बातें थी। एक तो मार्जिन को लेकर कुछ चिंताएं हैं, और दूसरा, कुछ कंपनियों की तरफ से ये खबरें आईं कि नए सौदे मिलने में थोड़ी देरी हो रही है, तो सेंटिमेंट थोड़ा कमजोर हुआ। इसके अलावा केमिकल सेक्टर भी आज कमजोर था। अच्छा, केमिकल्स भी? हाँ, उसकी वजह यह है कि ग्लोबल लेवल पर केमिकल्स की कीमतों में अभी भी नरमी चल रही है, जिसका असर यहाँ की कंपनियों के मार्जिन पर पड़ रहा है। और कुछ फार्मा मिड कैप्स में भी, जिनके नतीजे हाल में आए थे, वहां आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इससे साफ दिख रहा है कि बाजार अब बहुत सिलेक्टिव हो गया है, मतलब एक तरफा चाल नहीं है। एकदम सही।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा है। कंपनी की खबर, उसके नतीजे, उसका सेक्टर, इन सब पर निर्भर कर रहा है कि शेयर कैसा परफॉर्म करेगा। इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। अच्छा, कुछ खास स्टॉक्स के नाम लेना चाहेंगे जिनमें आज बहुत ज्यादा तेजी या मंदी दिखी हो? कुछ उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। तेजी वाले स्टॉक्स में आज सरकारी कंपनियों का ही बोलबाला था, जैसे आयरकॉन, बीईएल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, रेलटेल, आरवीएनएल, ये सब हरे निशान में थे। इनके अलावा आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस में एक तकनीकी ब्रेकआउट की कोशिश दिख रही थी, और ओएनजीसी भी अच्छा कर रहा था, शायद कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती की वजह से। ओके, और दबाव वाले शेयर कौन से थे? कौन पिटे आज? दबाव में आज डेंटा कॉर्प का नाम सबसे ऊपर था। उस पर वो पुराने टैक्स वाले मामले की अनिश्चितता है ना। हाँ, वो तो चल ही रहा है। जी। दीपक नाइट्राइट भी नीचे था, केमिकल सेक्टर की कमजोरी के चलते। और जैसा हमने आईटी की बात की, एचसीएल टेक पर भविष्य के गाइडेंस को लेकर कुछ चिंताएं थीं, उसका असर दिखा। तो ये उदाहरण बिल्कुल साफ करते हैं कि कैसे अलग अलग फैक्टर अलग अलग स्टॉक को चला रहे हैं। बिल्कुल। ये स्टॉक चुनना निवेशकों के लिए और मुश्किल बना देता है। खैर, अब आते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी। विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक क्या कर रहे थे आज? यह हमेशा जानना जरूरी होता है। हाँ, आजकल ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है बाजार की दिशा समझने के लिए। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक, उन्होंने आज भी इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली जारी रखी। अच्छा, आज भी? हाँ, ये ट्रेंड पिछले कुछ समय से बना हुआ है। लेकिन यह एक दिलचस्प बात है। क्या? एफआईआईज इंडेक्स लेवल पर भले ही बेच रहे हों, पर ऐसा लग रहा है कि वो अपना पैसा कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में लगा रहे हैं, जैसे एनर्जी या कुछ वैल्यू स्टॉक्स। मतलब वो पूरी तरह बाजार से निकल नहीं रहे, बल्कि पैसा एक जगह से निकालकर दूसरी जगह डाल रहे हैं। सेक्टर रोटेशन जिसे कहते हैं। ओह, ये तो वाकई दिलचस्प है। और हमारे घरेलू शेयर, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां? घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईआईज, वो लगातार बाजार के रक्षक बने हुए हैं। हाँ, ये तो दिख रहा है। आज भी जब बाजार में गिरावट आई, उन्होंने अच्छी खरीदारी की और बाजार को महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स पर सहारा दिया। यही कारण है कि एफआईआईज की लगातार बिकवाली के बावजूद हमारा बाजार किसी बड़ी गिरावट से बचा हुआ है। तो डीआईआईज एक तरह से कुशन का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो ये एफआईआई बिकवाली और डीआईआई खरीदारी की रस्साकशी चल रही है। इसका संतुलन बहुत अहम है बाजार के लिए। जी हाँ। चलिए अब डेरिवेटिव्स डेटा पर आते हैं, खासकर इसलिए कि एक्सपायरी का हफ्ता है। ऑप्शंस और फ्यूचर्स डेटा क्या बता रहे थे? हाँ, एक्सपायरी वीक में डेरिवेटिव्स डेटा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ट्रेडर्स की पोजीशन और उनकी शॉर्ट टर्म उम्मीदों को दिखाता है। आज निफ्टी का पुट कॉल रेशो पीसीआर थोड़ा नीचे आया। पीसीआर नीचे आया, इसका क्या मतलब है? पीसीआर का गिरना आमतौर पर थोड़ी सतर्कता या फिर यह संकेत देता है कि कॉल राइटर्स थोड़े हावी हो रहे हैं, मतलब लोग ऊपर के लेवल्स पर बिकवाली कर रहे हैं। अच्छा, और ऑप्शंस चेन में क्या दिख रहा था? कहां पर रुकावट, रेजिस्टेंस, और कहां सहारा, सपोर्ट? ऑप्शंस डेटा में देखिए तो निफ्टी के लिए 24,800 और खासकर 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग मतलब बिकवाली? हाँ, मतलब ट्रेडर्स को लगता है कि एक्सपायरी तक बाजार इन स्तरों के ऊपर जाना मुश्किल है, तो ये लेवल अब मजबूत रेजिस्टेंस बन गए हैं। और सपोर्ट कहां दिख रहा था? नीचे की तरफ 24,500 के स्ट्राइक पर अच्छी पुट राइटिंग थी, यानी ट्रेडर्स को लगता है कि बाजार 24,500 के नीचे नहीं गिरेगा, तो वो वहां खरीदारी या सपोर्ट दे रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? रेंज क्या निकल रही है? देखिए, इन आंकड़ों को देखकर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज बाजार शायद एक्सपायरी तक 24,500 से 24,900 या मोटे तौर पर 25,000 के बीच के दायरे में ही फंसा रह सकता है। अच्छा, एक रेंज बाउंड एक्सपायरी की उम्मीद? हाँ, काफी हद तक। फ्यूचर्स मार्केट में भी इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनती दिखी, जो थोड़ी कमजोरी का संकेत है। पर दिलचस्प बात यह है कि स्टॉक फ्यूचर्स में पीएसयू और रेलवे स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बन रही थी। फिर वही बात, इंडेक्स सुस्त पर स्टॉक एक्शन जारी? बिल्कुल, डेटा भी यही कहानी कह रहा है। ठीक है, अब करेंसी और कमोडिटी पे आते हैं। रुपए और कच्चे तेल का क्या सीन था? इनका भी असर पड़ता है सेंटिमेंट पर। आज रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हुआ। रुपया कमजोर होना आयातकों के लिए अच्छा नहीं होता। हालांकि आईटी जैसी निर्यातक कंपनियों को फायदा हो सकता है, पर आज आईटी वैसे ही दबाव में था। कमोडिटी में कच्चा तेल थोड़ा महंगा हुआ। ओह, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं। ये भारत जैसे आयातक के लिए चिंता की बात है। लेकिन ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, और हमने देखा ओएनजीसी का शेयर आज मजबूत था। सोना लगभग स्थिर था,
जिसका मतलब है कि कोई बड़ा रिस्क ऑफ मूड नहीं था। और कोई खास घरेलू खबर जिसने बाजार को प्रभावित किया हो? हाँ, कुछ खबरें थीं। जैसे हमने पीएसयू कैपेक्स की बात की, सरकार की तरफ से उस पर मजबूत गाइडेंस की उम्मीदें हैं। रेलवे के नए ऑर्डर्स की घोषणाएं लगातार आ रही हैं और आईटी में डील्स में देरी की खबरों ने उस सेक्टर पर दबाव डाला। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर बाजार की दिशा तय करती हैं। सही है। तो अब तक की सारी बातचीत को समेटते हुए आगे क्या लग रहा है? अगली 3-5 दिन के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, मेरा अनुमान है कि बाजार में ये जो कंसोलिडेशन का दौर है, मतलब एक सीमित दायरे में घूमना, ये अभी कुछ और दिन चल सकता है। एक्सपायरी वीक है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन गिरावट पर खरीदार एक्टिव रहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। बाजार को इस दायरे से बाहर निकलने के लिए कोई नया बड़ा ट्रिगर चाहिए होगा। वो ट्रिगर क्या हो सकता है? हो सकता है ऑटो सेल्स के आंकड़े आएं, या ग्लोबल कंपनियों के नतीजे, या फिर बजट से जुड़ी कोई ठोस खबर। तब तक शायद रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहे। और वो महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। निफ्टी के लिए, जैसा हमने ऑप्शन डेटा में भी देखा, नीचे की तरफ 24,620 और उसके नीचे 24,500। ये बहुत अहम सपोर्ट जोन है। अगर 24,500 टूटता है तो दबाव बढ़ सकता है। और ऊपर की तरफ? ऊपर पहली रुकावट 24,800 के पास है और फिर 25,000 का बड़ा रेजिस्टेंस है। इसे पार करना जरूरी है नई तेजी के लिए। बैंक निफ्टी में नीचे 53,600 का सपोर्ट और ऊपर 54,300 का रेजिस्टेंस ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इन सब विश्लेषण का सार क्या है? अलग अलग तरह के लोगों के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और निवेशक, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, ये जरूरी है। देखिए, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सलाह है कि अभी थोड़ी सावधानी बरतें। गैप अप ओपनिंग पर कूदने से बचें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसा आज हुआ। हाँ। एक्सपायरी के आसपास बताई गई रेंज में ट्रेड करना और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करना बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी की चाल पर भी नजर रखें, वो अक्सर निफ्टी को लीड करता है। और जो लोग कुछ दिनों या हफ्तों के लिए पोजीशन लेते हैं, यानी स्विंग ट्रेडर्स? स्विंग ट्रेडर्स के लिए मेरा मानना है कि उन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए जिनमें क्लियर मोमेंटम है और फंडामेंटल कारण भी मजबूत हैं। जैसे हमने बात की डिफेंस, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन। इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, सरकारी खर्च का फायदा मिलेगा। इन सेक्टर्स में अगर कोई गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके की तरह देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, 1-3 महीने या उससे ज्यादा के लिए? मध्यम अवधि के निवेशकों के लिए ये बाजार थीम बेस्ड निवेश के मौके दे रहा है, जैसे कैपिटल गुड्स, पावर यूटिलिटीज, रिन्यूएबल्स, ऑयल एंड गैस। ये लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरीज हैं। तो इनमें गिरावट पर खरीदें? हाँ, मौजूदा कंसोलिडेशन या किसी भी गिरावट का इस्तेमाल इनमें धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन सेक्टर से बचना चाहिए जो ग्लोबल स्लोडाउन से प्रभावित हैं, जैसे केमिकल्स या कुछ आईटी मिड कैप्स। जब तक वहां हालात सुधरने के संकेत न मिले, उनसे दूर रहना बेहतर है। और बहुत ज्यादा कर्ज वाली छोटी कंपनियों से भी? बिल्कुल, उनसे भी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो कुल मिलाकर आज का बाजार भले ही सपाट बंद हुआ, लेकिन अंदर काफी एक्शन था। ये एक तरह का हेल्दी कंसोलिडेशन है, जहां बाजार पिछली तेजी को पचा रहा है। हाँ, इसे किसी बड़ी गिरावट का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। एक्सपायरी के आसपास ऐसी अस्थिरता सामान्य है। मुख्य बात यह है कि मजबूत सेक्टर अभी भी मजबूती दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और घरेलू निवेशक बाजार को संभाले हुए हैं। ये एक ठहराव का दौर है, जहां से बाजार अगले मूव के लिए तैयार हो रहा है। सही कहा। तो चलिए आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करते हुए एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। हम देख रहे हैं कि DIIs लगातार खरीद रहे हैं और बाजार को सहारा दे रहे हैं, जबकि FIIs या तो बेच रहे हैं या बहुत सेलेक्टिव हैं। ये जो संतुलन है, DII की खरीदारी बनाम FII की सतर्कता, ये कब तक बना रह सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर ये पैटर्न बदलता है, मान लीजिए FIIs आक्रामक बिकवाली शुरू कर दे या DIIs की खरीदारी धीमी पड़ जाए, तो उसका हमारे बाजार पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले दिनों और हफ्तों में गौर करना होगा। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है, बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स,
स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp abhi +91 96 41 28 9557. Limited seats, unlimited learning. ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।